अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया की 29वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। अंबरनाक और मारिया तीनों जहाज पर सवार थे। समंदर में ज़बरदस्त तूफान आया हुआ था। उन्हें सिर्फ एक ही डर था कि अब कोई अगर बड़ी लहर दाएं तरफ से दोबारा उठकर जहाज से टकराई तो वो उलट जाएगा और उनके लिए एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। जहाज डूब जाएगा और उनके पास कोई लकड़ी का तख्ता भी नहीं था जिस पर बैठकर वो अपनी जान बचा सकें। करना खुदा का क्या हुआ कि समंदर की तूफानी लहरें बाएं तरफ से उठने के बजाय उस तरफ से उठी जिधर को जहाज झुका हुआ था। समंदर के नीचे पहाड़ था। पहाड़ की जहाज के साथ टक्कर हुई तो जहाज एकदम उछलकर सीधा हो गया। अंबर और नाग उसके साथ ही अर्शे पर गिर पड़े। करीब ही उन्हें मारिया के भी गिरने की आवाज़ आई। नाग ने कहा, मारिया तुम खैरियत से हो ना? मारिया ने चीख कर कहा, खुदा का शुक्र है कि इस लहर ने जहाज को डूबने से बचा लिया। हवा और तूफानों ने शोर इस कदर ज़्यादा था कि वहाँ कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। जहाज के सीधे होते ही अंबर ने कहा, जल्दी से कैबिन में चलो। वो तीनों अर्शे पर से भागकर अपने कैबिन में आ गए। सारा जहाज खाली था। वो जिस कैबिन में चाहे जा सकते थे, मगर वो अपने कैबिन में आके अंदर आकर उन्होंने दरवाजे से को बंद कर दिया। बाहर तूफान उसी तरह था। लहरों के ऊपर जहाज उसी तरह डोल रहा था। नाग ने कहा, एक आफत से तो बच गए, अब खुदा करे कि तूफान थम जाए, फिर सोचेंगे कि अब क्या करें। खुदा ने चाहा तो तूफान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तूफान सारा दिन सारी रात जारी रहा। दूसरे रोज़ जाकर कहीं तूफान का जोर कम हुआ। तूफान टूटा। दोपहर के वक्त बादल छट गए। हवा मामूल पर आ गई और धूप समंदर पर चमकने लगी। समंदर भी पुरसुकून हो गया। अब उसकी लहरों में वो जोर और दमखम बाकी नहीं था। जहाज़ बड़े पुरसुकून अंदाज से समंदर में चलने लगा, लेकिन अब मालूम नहीं था कि वो किस तरफ को जा रहा है। जहाज़ के कुछ बादमान हवा के जोर के साथ एक नपी तुली रफ्तार के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अंबर और नाग वैरा अपने कैबिन से बाहर अर्शे पर निकल आए। सफ़ेद नईम गर्म धूप में आकर उन्हें बेहद सुकून नसीब हुआ और देर तक अर्शे पर बैठे धूप में अपने बदन को सुकून पहुंचाते रहे। फिर अंबर ने कहा, सवाल यह है कि हम किधर जा रहे हैं? जहाज गुमनाम मंजिल की तरफ बहता चला जा रहा था। उसकी कोई मंजिल ना थी, कोई रास्ता ना था। वो भयानक तूफान के बाद वसी समंदर में ठीक रहा था। मारिया का ख्याल था कि अगर वो कप्तान के कैबिन में जाएंगे तो वहाँ नक्शों की मदद से ये मालूम कर सकते हैं कि जहाज़ किस सिमत को जा रहा है। नाग ने कहा कि उनमें से नक्शा कोई भी नहीं पढ़ सकता, और ये बात ठीक थी। जहाज़ी नक्शे बड़े मुश्किल होते हैं। उनकी सिमत और डिग्रियों जावियों को पढ़ना एक आम आदमी के बस की बात नहीं। मारिया ने कहा, फिर भी हमें कैबिन में जाकर देखना चाहिए। वो तीनों अर्शे पर से उठकर कप्तान के कैबिन में आ गए। जहाज़ के एक तरफ को झुककर फिर सीधा होने की वजह से वहाँ बहुत सी चीज़ें टूट फूट गई थी। फिर भी कुछ चीज़ें बाकी थी। मेज़ पर नक्शे मेहों के साथ कड़े हुए थे। इस तरह से थे वो नक्शों पर झुक गए, मगर वही बात उन्हें मालूम न हो सका कि वहाँ क्या लिखा है और क्या निशान है। नक्शे में जगह जगह जजीरे बने थे, मगर ये पता नहीं था कि ये जजीरे कौन से हैं। अंबर ने कहा, नक्शों को देखना बेकार है। हम एक ऐसे जहाज़ पर सवार हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। हो सकता है ये किसी ख़ास सिमत को सफ़र कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि 10-15 मील के दायरे के अंदर ये एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा हो। ऐसी सूरत में ये सारी उम्र इसी तरह चक्कर लगाता रहेगा और हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। मारिया कहने लगी, ये तो बड़ी भयानक बात होगी। इसका मतलब है कि हमारी सारी उम्र इसी जहाज़ में गुजर जाएगी और जहाज़ हमारी कब्र बनेगा। अंबर ने कहा, मगर ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि जहाज़ को किसी ख़ास सिमत पर डाल दिया जाए। नाग ने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें कुछ रोज़ इसी तरह सफ़र करना होगा। समंदर का पानी हमें बता देगा कि हम एक ही जगह पर दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रहे हैं या आगे निकल रहे हैं। पानी का रंग बदल जाएगा। नाग ने कहा, सबसे पहले तो हमें बावर्ची खाने में चलकर ये मालूम करना चाहिए कि पानी और खुराक का ज़ख़ीरा कितने दिनों का है, ताकि हम भूख और प्यास से इतना मर जाएं। वो जहाज़ के बावर्ची खाने में आ गए। यहाँ भी अक्सर खुराक के मर्तबान टूटे पड़े थे। खाने पीने के फल और सब्जियां फर्श पर बिखरी हुई थी। शरबत के मटके टूट चुके थे और शरबत बहकर ज़ाया हो गया। सिर्फ पानी का एक मटका भरा हुआ था, जो उनके अंदाजे के मुताबिक 15-20 रोज़ के लिए काफ़ी था। अंबर ने कहा, आपको तो मालूम है कि मैं खाने पीने के बगैर भी ज़िंदा रह सकता हूँ। नाग भी किसी हद तक गुजारा कर सकता है। बाकी मारिया बहन के लिए यहाँ इतनी खुराक और पानी मौजूद है कि ये 2 महीने तक इस पर गुजारा कर सकती है। मारिया ने कहा, वो तो ठीक है अंबर भाई, लेकिन मैं इस कब्र में ज़िंदा रहना नहीं चाहती। वो तो हम भी नहीं चाहते, और हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जहाज़ से निजात हासिल की जाए, ताकि हम खुश्की पर अपना सफ़र जारी रख सकें। बहरहाल हम अब तो इसी जहाज़ पर सवार हैं और कोशिश के बावजूद हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह बातें करते और जहाज़ की सैर करते करते शाम हो गई। सारे जहाज़ पर मुसाफिर
की चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मालूम होता था कि यहाँ कोई बगावत हो गई, कोई इनकलाब आ गया, कि लोग अफरा तफरी में सब छोड़कर यहाँ से जिधर को सींग समाए भाग गए। जब वो अरशे पर फिरते फिरते थक गए तो अपने कैबिन में आकर लेट गए। वो बहुत थके थे, उन्हें जल्द नींद आ गई। वो सारी रात सोते रहे और सारी रात जहाज़ आगे समंदर में बढ़ता गया। उनकी आंख खुली तो दिन निकल आया। वो कैबिन से निकलकर अरशे पर आ गए। समंदर का नीला पानी पुरसुकून था, चारों तरफ खुशगवार धूप फैली थी, मौसम खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी। वो नीचे बावर्ची खाने में आके मारिया ने आग जलाकर नाश्ता तैयार किया। उन्होंने एक तपाई पर बैठकर नाश्ता किया और बातें करते रहे। खुदा जाने अभी हमें कितने दिन और समुद्र में गुजारने होंगे, अंबर ने कहा। मैंने समंदर का बदला हुआ रंग देखा। मेरा ख्याल है कि हम एक चक्कर में नहीं घूम रहे। हमारा जहाज किसी सिमत को जरूर जा रहा है, ये मालूम नहीं कि किस तरफ जा रहा है। नाग ने कहा, कहीं ये वापस चीन की तरफ तो नहीं जा रहा? अंबर हंसकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाज का रुख मशरिक की सिमत नहीं बल्कि मगरिब की तरफ है, जिधर सूरज गरूब होता है। मारिया प्यालियों में कहवा डालते हुए बोली, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल रहे हैं तो एक ना एक दिन किसी जगह पहुंच ही जाएंगे। खुदा करे कि वो किसी मुल्क का साहिल हो, किसी वीरान जजीरे का साहिल ना हो। ये हम कुछ कह नहीं सकते। अगर जहाज़ की सीमत हमारे इख्तियार में हो तो हम वीरान जजीरों से बच सकते हैं, मगर यहाँ तो जहाज़ एक बेलगाम ऊँट की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। नाश्ते के बाद वो अरशे पर धूप में आ गए और गहरे नीले समंदर की पुरसुकून लहरों को देखने लगे। हवा बड़ी मुवाफिक चल रही थी, बादवान फूले हुए थे और जहाज़ एक ख़ास रफ्तार के साथ ज़रा ज़रा डोलता आगे मगरिब की तरफ बढ़ रहा था। अंबर की निगाहें दूर समंदर में लगी हुई थी। अचानक उसके चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। उसने एक तरफ इशारा करते हुए, वो क्या शय है? कहाँ? मारिया ने पूछा। वो देखो दूर, मुझे कोई जहाज़ मालूम होता है। सब ने गौर से देखना शुरू कर दिया। नाग ने कहा, ये तो कोई जहाज़ है, इसके बादबान फूले हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि इंसानों की शक्ल तो देखेंगे। ये ज़रूर जहाज़ जापान की तरफ से आ रहा है और मुल्क चीन की तरफ जा रहा है। मारिया बोली, इस जहाज़ के कप्तान से हम मदद हासिल कर सकते हैं। वो ज़रूर अपने किसी आदमी को हमारे साथ लगा देगा। अगर वो ऐसा ना कर सका तो कम से कम हमारे जहाज़ को ठीक सिमत पर डाल देगा। हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अंबर अभी तक इस बादबानी जहाज़ को गौर से देख रहा था, जो दूर समंदर में उफक के पास उनकी तरफ बढ़ता चला रहा था। दोस्तों, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा ने हमारी सुन ली और उस जहाज़ को हमारी मदद के लिए भेजा। हम उस जहाज़ के कप्तान से हर किस्म की मदद ले सकते हैं। अब हमें समझ लेना चाहिए कि हम बहुत जल्द मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नाग ने कहा, कम से कम उस जहाज़ के आने से ये तो जाहिर हो गया कि हम एक चक्कर में नहीं घूम रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें जहाज़ के यहाँ तक आने का इंतज़ार करना चाहिए। यकायक अंबर को ख्याल आया, लेकिन एक बात तो हमने सोची ही नहीं। वो कौन सी भाई? मारिया ने पूछा। अगर ये जहाज़ बहरी डाकुओं का हुआ तो हम क्या करेंगे? बहरी डाकुओं के जहाज़ का नाम सुनकर मारिया और नाग खामोश हो गए। वो मौत से नहीं डरते थे, लेकिन अगर वो खूनखार डाकुओं के हजूम में घिर जाएं तो मारे भी जा सकते थे। मारिया को तो बड़ी आसानी से कत्ल किया जा सकता था और यही हाल नाग का था। अगर उसे कत्ल करके समंदर में फेंक दिया जाए तो वो कुछ अरसा के बाद समंदर में मर जाएगा और बहरी डाकुओं के जहाज़ पर सिवाय खून के प्यासे डाकुओं के और कोई नहीं हुआ करता। ये लोग बड़े जालिम और संगदिल होते हैं। उनके लिए किसी आदमी को कत्ल कर देना ऐसा ही है जैसे हम किसी उड़ते हुए मच्छर को मार देते हैं। अगर कोई फिक्र नहीं थी तो अंबर को नहीं थी, क्योंकि वो मर तो सकता ही नहीं था। फिर भी उसे नाग और मारिया की बहुत फिक्र थी। अगर कहीं ये लोग बहरी डाकुओं के हजूम में गिर गए तो ये बेबस हो जाएंगे। आखिर नाग सांप बनकर कितने डाकुओं को मार सकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डाकुओं को मार सकता था। उसके बाद नाग की मौत यकीनी थी। मारिया ने कहा, ये बात तो हमने सोची नहीं। नाग ने कहा, ये तो जहाज़ के करीब आने पर पता चलेगा कि यह तिजारती जहाज़ है या बहरी डाकुओं का जहाज़। और जब जहाज़ काफ़ी करीब आ गया तो डाकुओं ने अपने जहाज़ पर बहरी डाकुओं का मशहूर खोपड़ी और हड्डियों वाला झंडा लहरा दिया। ये बहरी जहाज़ डाकुओं का था। खोपड़ी और हड्डियों वाला झंडा देखकर मारिया के औसान खता हो गए। ये बहरी डाकुओं का जहाज़ था और बहरी डाकू किसी को माफ़ नहीं करते थे। बेदरेक कत्ल करना उनकी आदत थी। मारिया गर्चे गायब थी, वो किसी को नज़र नहीं आती थी, मगर उसे तलवार मारी जाए या समंदर में फेंक दिया जाए तो वह एक आम इंसान की तरह मर सकती थी। फिर उसे ये भी डर था कि अगर बहरी जहाज़ को डाकुओं ने आग लगा दी तो वो कहाँ जाएगी? समंदर में छलांग लगाएगी। बहरी डाकुओं का झंडा जहाज़ पर अंबर और नाग ने देख लिया। उस झंडे को देखकर वो तशवीश में आ गए। अंबर ने कहा, ये तो सचमुच बहरी डाकुओं का जहाज़ है। मारिया ने खौफजदा होकर कहा, ये तो भाई बड़ी मुसीबत सर पर आ गई। नाग बोला, कुछ भी हो, मुसीबत सर पर आ गई, अब हमें उसका मुकाबला करना होगा। हम अपने आप को इन बेरहम डाकुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अंबर ने कहा, इन्हें करीब आ लेने दो। हमारे जहाज़ पर 4 तोपें लगी हैं, जिनमें से जहाज़ के उलटने से 2 टूट फूट गई हैं। बाकी 2 तोपों से हम डाकुओं का मुकाबला कर सकते हैं। नाग ने कहा, मेरे ख्याल में तोपों से हमला करना हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि डाकुओं के पास लाजमी तौर पर तोपें ज़्यादा होंगी। फिर हमें तोप चलाने का तजर्बा नहीं, वो हमारे जहाज़ को समंदर में डुबो देंगे। ऐसी सूरत में हमारे लिए सिवाय इसके और कोई चारा ना होगा कि हम डाकुओं के जहाज़ पर जाकर पनाह हासिल करें। मारिया ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नाग बोला, हमें अपने तरीके से डाकुओं का मुकाबला करना चाहिए। उनको यहाँ तक आने दें और खुद छुप जाएं।
मैं सांप के रूप में आकर हमले के लिए तैयार हो जाऊं, मारिया को किसी तहखाने में छुपा दिया जाए और अंबर तलवार लेकर सामने आकर मुकाबला करे। ये तो मर ही नहीं सकता, न जख्मी हो सकता है। मुमकिन है डाकुओं पर इसकी करामत का असर हो जाए और वो भाग जाएं। फिर मारिया भी छुप कर उन पर हमला करके उन्हें बुखला सकती है। अंबर ने कहा, तुम्हारा मतलब है गोरिल्ला लड़ाई जारी रखी जाए? नाग बोला, बिल्कुल, हमें गोरिल्ला जंग करनी होगी। तोप चलाने का नाम लेना नहीं चाहिए। जो ही हमने तोप चलाई, डाकू तोपों के गोले चलाकर हमारे जहाज के पर खच्चे उड़ा देंगे। वो हमेशा यही किया करते हैं। जिस जहाज पर से जंग का ऐलान ना हो, वो उस पर छलांगे लगाकर उसे लूट लेते हैं और मुसाफिरों को कत्ल कर देते हैं। हमें वो लूट भी नहीं सकते, कत्ल भी नहीं कर सकते, तो फिर उनसे डरने की क्या जरूरत है? अंबर ने कहा, तो फिर हमें गोरिल्ला जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर गोरिल्ला जंग की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ डाकुओं का जहाज उस जहाज के करीब आ चुका था। मारिया एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहां वो हजूम से और चलती तलवारों से महफूज भी थी और दुश्मन पर हमला भी कर सकती थी। नाग ने फौरन जोन बदली और सांप बन गया। सांप बनकर वो एक सतून पर चढ़ गया। यहाँ से वो दुश्मन पर हमला करके बड़ी आसानी से उस पर हमला करके अपनी जान बचा सकता था। अंबर ने तलवार खींची और एक जगह कैबिन के पीछे छुपकर बैठ गया और डाकुओं के जहाज को समुद्र में अपने जहाज के करीब आते देखने लगा। डाकुओं के जहाज पर सरों पर नीले लाल पीले रुमाल बांधे डाकू साफ नजर आ रहे थे। उनके कानों में बालियां धूप में चमक रही थीं और वो तलवारें लहरा रहे थे। डाकुओं का कप्तान भी तलवार लिए अर्शे पर खड़ा था। अंबर के जहाज के करीब आकर उन्होंने रस्से डालकर अपने जहाज को करीब किया और बड़ी हैरानी से अंबर के खाली जहाज को देखने लगे। वो बड़े हैरान थे कि जहाज खाली क्यों है, इसके मुसाफिर कहाँ चले गए, इस जहाज के मल्लाह कहाँ हैं, कप्तान कहाँ है। करीब आकर उन्होंने अंबर के जहाज में छलांगे लगा दी। डाकू जहाज के अर्शे पर तलवारें लिए दंदनाने फिरने लगे। कप्तान ने भी अर्शे पर छलांग लगा दी और चीख कर बोला, कप्तान को कैबिन में तलाश करो, ये जहाज सारे का सारा खाली है। मालूम होता है मुसाफिर सारे के सारे बीमारी से मर गए। डाकू ने एक एक कैबिन की तलाशी दी। सारे जहाज को देखा गया और बाद में डाकुओं के सरदार ने अंबर की तरफ देखा और चुंगाते हुए बोला, मुसाफिर किधर हैं, कप्तान कहाँ है? नाग और मारिया छुपे हुए थे। अंबर ने कोई जवाब न दिया तो डाकुओं के सरदार ने लूट मार करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही डाकू जहाज के अर्शे पर फैले, नाग मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अंबर पहले ही तैयार खड़ा था। अंबर को 4-5 डाकुओं ने तलवारों के साए में घेरा। डाकू लूट मार कर रहे थे कि नाग के करीब चले गए। नाग के मुंह से सांप की आवाज़ सुनकर डाकू उस तरफ लपके, मगर नाग छुप गया। डाकू उसी वक्त मर गया। एक डाकू मारिया के करीब खड़ा था। मारिया ने पूरी ताकत से एक डंडा उस डाकू की खोपड़ी पर मार दिया। डाकू चीख मारकर गिर पड़ा। कप्तान उसकी तरफ लपका। मारिया ने दूसरा डंडा मारकर दूसरे डाकू की खोपड़ी तोड़ दी। उसके बाद मारिया ने तीसरे डाकू का सर फोड़ दिया और खुद दूसरी तरफ हट गई। यके बाद दिगरे 3 डाकुओं की मौत से कप्तान भी सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, दुश्मन तो नजर नहीं आता और डाकू मर रहे हैं। इस दौरान में सांप ने 2 और डाकुओं पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया और खुद जहाज के मस्तूल के ऊपर जाकर आराम करने लगा। कप्तान चक्कर खा गया। उसने ऐलान किया, जहाज को आग लगा दो, इस जहाज पर बदरूहों का कब्जा है। एक डाकू ने पत्थर रगड़ा ही था कि मारिया ने उसकी तलवार खींचकर उसका सर कलम कर दिया। कप्तान हैरान रह गया, इसको किसने कत्ल किया? वो गुर्राया और उसने गुस्से में ज़मीन पर तलवार मारकर तोड़ दी। मारिया ने सोचा कि कप्तान को भी मज़ा चखाना चाहिए। वो दबे पांव चलती हुई कप्तान के पीछे आई और पीछे से उसने कप्तान की गर्दन पर इस जोर से तलवार का दस्ता मारा कि वो चकरा कर गिर पड़ा और फिर डर कर दूर हटकर खड़ा हो गया। जहाज़ को आग लगा दो, इस पर बदरूहों का साया है, आग लगा दो। दूसरा डाकू आग लगाने लगा तो मारिया ने उसे भी कत्ल कर दिया और फिर गरज कर चुड़ैलों जैसी आवाज़ बनाकर बोली, अगर तुम लोगों ने जहाज़ को आग लगाने की कोशिश की तो तुमको एक एक करके मारा डाला जाएगा। तुम्हारे जहाज़ में पत्थर फेंक फेंक कर डबो दिया जाएगा। खबरदार, जहाज़ को आग लगाने की हिम्मत ना करना। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कप्तान डाकू ने चौंक कर आवाज़ सुनी और कहका लगाकर बोला, तुम बदरू हो, तुमने 6-7 साथी मेरे मार दिए। क्या तुम सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकती हो मर्दों की तरह, या किसी मर्द को मेरे पास भेज सकती हो कि मुझसे मुकाबला करे? अगर वो जीत गया तो मैं ये जहाज़ छोड़ दूंगा, नहीं तो अपने सारे मल्लाह कत्ल करवा कर खुद भी कत्ल हो जाऊंगा, मगर शिकस्त कबूल करके वापस अपने जहाज़ पर नहीं जाऊंगा। मारिया सोच में पड़ गई कि डाकू कप्तान बड़ा जिद्दी था। ये लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। उसे मालूम था कि ये शख्स ऐसे कभी नहीं मानेगा। उसने सोचा कि अंबर को उसके मुकाबले पर सामने ले आना चाहिए। वही एक शख्स था जो उस डाकू को शिकस्त दे सकता था। चुनाचे उसने कहा, सुन ए जालिम डाकू, तुम्हारे मुकाबले पर अपने एक भाई को भेज रही हूँ। वो तुम्हें शिकस्त देगा और तुम पर साबित कर देगा कि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हें हलाक कर सकता है। फिर भी अगर तुम यहाँ से ना गए तो तुम्हारे टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे। डाकू ने कहा, मैं तुम्हारे भाई से मुकाबला करने को तैयार हूँ, तुम उसे मेरे पास भेजो। मारिया वहाँ से निकलकर सीधी अंबर के पास गई। वो भी सामान के पीछे छुपा डाकुओं के कप्तान और मारिया की बातें सुन रहा था। मारिया ने सरगोशी में कहा, अंबर भाई, अब तुम्हें मैदान में आ जाना चाहिए। मारिया बोली, तो फिर सामने आ जाओ और डाकुओं के कप्तान को शिकस्त दो। मारिया वहाँ से परे हट गई और अंबर तलवार लेकर कप्तान के सामने आ गया।
कप्तान डाकू ने अपने सामने एक पतले दुबले नौजवान को तलवार लहराते देखा तो कहका मारकर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, ए बदरू, ये किस बोने को मेरे सामने ले आई? क्यों इसे मेरे हाथों से कत्ल करवाती है? इसे वापस बुला ले और किसी पहलवान को मेरे मुकाबले के लिए भेज, ये तो नाहक मेरे हाथों मारा जाएगा। मुझे इसकी जवानी पर तरस आता है। मारिया ने कहा, है जालिम, ये शख्स तुझे तेरे गुनाहों और इंसानों पर जुल्म की सजा देने खुदा की तरफ से आया है। इसके वार से खौफ खा, ये तेरे बदन की बोटियां उड़ा देगा और तुम इसका एक बाल भी बेका ना कर सकोगे। डाकू कप्तान ने कहका लगाया, ये मुंह और मसूर की दाल, ले बेटा मेरा वार संभाल। डाकू ने अंबर पर पूरी ताकत से वार किया। वो एक बेहद चालाक तलवारबाज था। उसकी सारी जिंदगी तलवारबाजी में गुजरी थी। अंबर को अब तलवार चलाने की मश्क नहीं रही थी, फिर भी उसने डाकू का वार रोक लिया। अब डाकू ने दूसरा वार किया। वो ऐसे भी एक ऊंचा लंबा भारी भरकम डाकू कप्तान था। अंबर परे हट गया, तलवार लकड़ी के संदूक पर पड़ी और उसके 6 टुकड़े हो गए। डाकू कप्तान ने चीख कर कहा, मेरा वार संभाल ओ अहमक लड़के। ये वार बड़ा खतरनाक और चालाकी का वार था। अंबर उससे बच ना सका। तलवार सीधी अंबर की गर्दन पर पड़ी और उससे काटती हुई दूसरी तरफ निकल गई, मगर अंबर की गर्दन उसी जगह कायम रही। पहले तो कप्तान समझा कि जब अंबर हिलेगा तो गर्दन नीचे गिर पड़ेगी, मगर ऐसा ना हुआ तो वो शशदर रह गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि तलवार ने अंबर की गर्दन काटी है। इस अरसे में अंबर ने डाकू की टांग पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। कप्तान ने दूसरी बार फिर पूरी ताकत और चालाकी से हमला किया और उस दफा अंबर के सीने में पूरी की पूरी तलवार घोंप दी, मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ, ना खून निकला, ना जख्म हुआ और दूसरे डाकू भी दंग होकर रह गए। कप्तान भी हैरान हुआ कि ये माजरा क्या है। अंबर ने अभी तक कप्तान पर खुद हमला नहीं किया था। वो सिर्फ कप्तान पर अपनी खुफिया ताकत को जाहिर करना चाहता था। जब उसकी करामत डाकू पर जाहिर हो गई तो उसने हमला करके कप्तान के बाजू को शदीद जख्मी कर दिया। कप्तान के हाथ से तलवार गिर पड़ी। कप्तान को जख्मी होता देखकर सारे के सारे डाकू अंबर पर टूट पड़े, मगर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उन्होंने अंबर पर तलवारें बरसानी शुरू कर दी, मगर हुआ वही जो होना था। अंबर के जिस्म से खून का एक कतरा भी न निकला और उसे कोई जख्म न हुआ। तलवारें उसके जिस्म पर पड़ती और रबड़ की तरह उसका जिस्म मिल जाता। अब तो डाकू परेशान होकर पीछे हट गए। इस दौरान में अंबर का हर वार कारी पड़ा। उसने 6-7 डाकुओं को हिला कर रख दिया। ये सूरत हाल बेहद परेशान कर देने वाली थी। दूसरी तरफ मारिया भी अपना काम जारी रखी थी और उसने भी डंडे मारकर 6-7 डाकुओं की खोपड़ियां तोड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। कप्तान डाकू जिंदगी में पहली बार खौफजदा हुआ। वो दुश्मन का एक आदमी भी नहीं मार सका और देखते ही देखते उसके 15-20 आदमी कट गए। अगर उसने लड़ाई को जारी रखा तो एक एक करके उसके सारे के सारे डाकू हलाक हो सकते थे। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं सुलह करता हूँ, जंग बंद कर दो। डाकू भी खौफजदा थे और लड़ाई बंद करने के बारे में सोच रहे थे। कप्तान के ऐलान के साथ ही वो पीछे हट गए। अंबर ने तलवार नया में डाली और आगे बढ़कर कप्तान की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने मेरी ताकत को आजमा लिया होगा। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम और तुम्हारे सारे डाकू मेरे मुकाबले में किस कदर हकीर हैं। इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो। अगर चाहूँ तो एक एक करके तुम सबको कत्ल कर दूँ और तुम मुझे एक मामूली सा जख्म भी नहीं लगा सकते। क्या तुम अपनी शिकस्त मानते हो? डाकू और कप्तान ने बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए कहा, चलो ठीक है बरखुरदार, तुम जीते, हम हारे, मगर एक बात बता दो कि ये ताकत तुम्हें कहाँ से आ गई? अंबर ने कहा, तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें अपनी ताकत का राज बताऊं। तुम एक डाकू हो जिसने हजारों बेगुनाहों का खून किया है। मैं तुम्हें उन बेगुनाहों के जुल्म की सजा देना चाहता हूँ और तुम्हारी सजा ये होगी कि मैं तुम्हारे जहाज को आग लगा दूं। मारिया ने भी डांट कर कहा, हाँ, हम इस संगदिल डाकू के जहाज को आग लगा देंगे। अब कप्तान ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी किसी मुसाफिर को तंग नहीं करूँगा, सिर्फ सरकारी गोदाम लूटूंगा, मुसाफिरों को कुछ नहीं कहूँगा। अंबर ने बुलंद आवाज में कहा, क्या इसका वादा कबूल कर लिया जाए? मारिया ने कहा, चलो इसे माफ़ कर दिया जाए, इसकी बात पर एतबार कर लिया जाए, मगर इसे डाकू कप्तान एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ साथ सफ़र करती रहूंगी। अगर तुमने किसी जगह मुसाफिरों को तंग किया या उनका सामान लूटा तो याद रखना, मैं उसी जगह तुम्हारे जहाज को आग लगा दूंगी और उसे डुबो दूंगी। डाकू कप्तान ने वादा करते हुए कहा, मैं एक बहादुर आदमी हूँ और बहादुर अपने वादे पर हमेशा कायम रहता है। मैं आइंदा कभी भी किसी बेगुनाह को तंग नहीं करूंगा। मारिया और अंबर ने डाकू कप्तान को माफ़ कर दिया। फिर अंबर ने कप्तान को जहाज के तूफान में गिर कर उलट जाने और मुसाफिरों के कश्तियों में सवार होकर भाग जाने की सारी कहानी सुनाई और उसे पूछा कि वो कहाँ सफ़र कर रहे हैं। डाकू कप्तान ने बताया कि इस वक्त वो जनूबी बहरुल-काहिर के समुद्रों में हैं और अगर इसी तरह सफ़र करते रहे तो एक रोज़ जनूबी अफ्रीका के साहिल पर पहुंच जाएंगे। गोया वो जापान के समंदर से भटक गए हैं। कप्तान अपने जहाज़ को लेकर चला गया। अब अंबर ने जहाज़ को कोशिश करके कप्तान के मशवरे के मुताबिक दोबारा जापान के समंदर की तरफ डाल दिया। उनके जहाज़ ने जापान की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। हवा काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से जहाज़ की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। उन्हें यकीन था कि वो अगर इसी तरह सफ़र करते रहे तो एक न एक दिन वो अपनी मंजिल जापान ज़रूर पहुंच जाएंगे। बादबानी जहाज़ समुद्र में सफ़र करता रहा। समुद्र में कोई तूफान ना आया, मगर ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। तीनों बहन भाइयों को जहाज़ में अकेले सफ़र करते 2 महीने हो गए। जहाज़ में पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म होने को था। बस 4-5 रोज़ का पानी और खुराक बाकी रह गए।
वो हर रोज इसी उम्मीद पर उठकर जल्दी से जहाज के अर्शे पर जाते कि शायद जमीन का किराना नजर आए, मगर हर बार उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खुदा जाने वो किन समुद्रों में सफर कर रहे थे कि जमीन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। वो तो नाउम्मीद से हो चले थे। नाग ने एक रोज कहा, भाई अंबर, मेरा तो ख्याल है कि हम गर्दाब में फंस गए हैं और पिछले कई रोज से बस एक ही दायरे में चक्कर लगा रहे हैं। अंबर ने समंदर के पानी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नाग, समंदर के पानी का रंग अब वो नहीं जो आज से 6 रोज पहले था। ये इस बात का सबूत है कि हम एक ही जगह पर चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे को बढ़ रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं। मारिया भी उनके पास ही खड़ी थी। कहने लगी, अगर 4-5 रोज तक कहीं जमीन नजर न आई तो पानी का मटका खत्म हो जाएगा और फिर कम से कम मेरे और नाग भाई के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। पानी के बगैर हम कितने दिन जिंदा रहेंगे? नाग तो शायद जिंदा रह ले, मगर मैं जिंदा न रह सकूंगी। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बहन मारिया, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें इस समंदर से निकाल कर किसी न किसी मंजिल पर पहुंचा देगा। नाग ने कहा, डाकू कप्तान ने कहीं हमें गलत रास्ते पर न डाल दिया। आखिर वो हमारा दुश्मन था, हो सकता है उसने हमसे अपने आदमियों की मौत का बदला लिया हो और हमें गलत रास्ते पर डाल दिया हो। अंबर बोला, ऐसा हो सकता है, मगर जहाँ तक मेरे तजर्बे का ताल्लुक है, मैं इन बहरी डाकुओं के सरदार को खूब जानता हूँ। ये जालिम और संगदिल ज़रूर होते हैं, मगर बात के झूठे नहीं, ये झूठ नहीं बोलते। और फिर समंदर के पानी के रंग की तब्दीली जाहिर करती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी एक जगह चक्कर नहीं लगा रहे। इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम किसी न किसी जगह पहुँच जाएंगे। वो हर रोज़ इसी किस्म की बातें करते और सो जाते। हर रात एक नई उम्मीद लेकर सोते और सुबह उठकर फिर ना उम्मीद होते। मारिया ज़्यादा परेशान थी, इसलिए कि वो एक आम इंसान थी। उसमें सिवाय इस बात के कि वो गायब थी और कोई ताकत न थी। वो भूख प्यास से मर सकती थी और उसे कोई मार भी सकता था। और अंबर और नाग को भी अपनी बहन मारिया का ज़्यादा ख्याल था। वो खाए पिए बगैर बरसों गुजारा कर सकते थे, मगर मारिया ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर कुदरत ने उनकी सुन ली। एक रोज़ वो आंखें मलते उठकर रशे पर आए तो उन्हें दूर आसमान के किनारे के साथ ज़मीन की काली लकीर नजर आई। खुशी से उनके चेहरे खिल गए। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। समंदर में उन्होंने एक नारियल भी तैरते हुए देखे। इन नारियलों को देखकर अंबर ने कहा, मालूम होता है हम किसी जजीरे पर पहुंच रहे हैं। नाग बोला, हो सकता है ये मुल्क जापान का साहिल हो। अंबर ने कहा, हाँ, ये हो सकता है कोई ऐसा जजीरा हो जहाँ आदमखोर कबीले के लोग रहते हों। नाग बोला, जापान के बेशुमार जजीरे में हैं, अगर ये इन जजीरों में से कोई जजीरा है तो फिर हम मंजिल पर पहुंच गए, हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मारिया बोली, और अगर ये आदमखोरों का जजीरा हुआ तो क्या करेंगे? जापान के मुल्क में भी सिर्फ एक शहर क्यूशो में ही महज़ब लोगों की आबादी है, बाकी सारा मुल्क या तो वीरान है और या जंगली कबीले रहते हैं। अंबर ने कहा, फिर क्या हुआ मारिया बहन? आखिर हम हर किस्म की मुसीबतों के लिए तैयार भी तो रहना होगा, देखते हैं क्या होता है। ज़मीन करीब से करीब आ रही थी। अब दूर उन्हें नारियल के दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। झुंड बड़े घने और सरसब्ज थे। मालूम होता कि जजीरा बड़ा सरसब्ज और शादाब है और वहाँ ज़रूर आबादी होगी। किस किस्म के लोग आबाद होंगे ये उन्हें मालूम नहीं था। जहाज़ के बादबान फूले हुए थे और हवा बड़ी तेज़ी से जहाज़ को जजीरे के साहिल की तरफ लिए जा रही थी। अंबर ने कहा, अगर जहाज़ इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि ये बड़े ज़ोर से जजीरे के साथ टकरा कर पाश पाश हो जाए, इसलिए हमें इसे काबू में करके इसकी रफ्तार को कम करना है। नाग ने कहा, मैं ऊपर जाकर बादबानों को गिरा देता हूँ। अंबर बोला, ठीक है, तुम ऊपर जाओ और सारे बादबान गिरा कर लपेट दो। नाग मस्तूल पर चढ़ गया। उसने चारों बादबान गिराकर खोल दिए और फिर उन्हें लपेट कर मस्तूल के साथ रस्सियों से बांध दिया। बादबानों के लिपटने के बाद फौरन जहाज़ की रफ्तार में कमी आ गई। जजीरे का साहिल बहुत करीब आ गया और साहिल की रेत और नारियलों के दरख्त साफ नजर आने लगे। मारिया ने कहा, यह जजीरा तो वीरान लगता है, यहाँ कोई आदमी नहीं नजर आ रहा। नाग बोला, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इतना हरा भरा जजीरा वीरान नहीं हो सकता। अंबर बोला, यहाँ ज़रूर कोई ना कोई कबीला आबाद होगा। जजीरा अगर छोटा सा है मगर बेहद सरसब्ज है, यहाँ फलों के दरख्त भी होंगे। इस किस्म का जजीरा बेआबाद नहीं हो सकता। मारिया कहने लगी, अभी वहाँ पहुँचकर पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद बादवानी जहाज़ जजीरे के साहिल से थोड़ी दूर रेत में फंसकर रुक गया। रफ्तार चूंकि उसकी बेहद कम थी इसलिए वो टूट ना सका। अगर रफ्तार तेज़ होती तो उसका टुकड़े हो जाना यकीनी था। जहाज़ के रुकते ही अंबर ने मारिया से कहा, मारिया बहन, तुम जहाज़ के अंदर रहो, हम दोनों चलकर पता करते हैं कि जजीरे में कोई आबादी भी है या नहीं। जहाज़ जजीरे के बिल्कुल साथ खड़ा था। बीच में थोड़ा समंदर आ गया। यहाँ पानी घुटने घुटने था। अंबर और नाग रस्से की मदद से समंदर में उतर गए। मारिया जहाज़ के ऊपर खड़ी उन्हें समंदर के पानी में से होकर जजीरे पर जाते देखती रही। वो पानी में से गुजर रहे थे। एक मुद्दत के बाद उन्होंने साहिल की रेत पर कदम रखा था। उनके दिलों में अजीब तरह की खुशी पैदा हो गई। वो साहिल की रेत फिर दूर दूर तक चलने लगे। सामने नारियलों के झुंड और जंगल शुरू हो गए। मारिया जहाज़ के जंगले पर खड़ी उन्हें देख रही थी। अंबर और नाग ने हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा और जजीरे के जंगल में दाखिल हो गए। वो जंगल में चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए। जंगल ख़त्म ही नहीं होता था। रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। कोई पगडंडी भी दिखाई नहीं दे रही थी जहाँ से ये ख्याल पैदा हो कि यहाँ कोई आबादी होगी और लोग इस पगडंडी पर से गुजरते होंगे। कोई जंगली कबीला भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंबर और नाग चलते चलते गए। हकीकत ये थी कि यहाँ एक आदमखोर कबीला आबाद था।
उस कबीले के लोगों ने अंबर और नाग और उनके जहाज को जजीरे के साथ लगते देख लिया और अब वो दोनों को मौका दे रहे थे कि वो जंगल में दूर तक निकल जाएं और जहाज से दूर हो जाएं और उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां आदमखोर कबीले वालों ने ज़मीन में एक बहुत बड़ा घड़ा खोदकर उस पर घास फूस की छत डाल रखी थी ताकि वो इसके अंदर गिरकर कैद हो जाएं और फिर आदमखोर मज़े से उनको भून कर खा जाएं। दूसरी तरफ 10-12 आदमखोर वहशी नेज़े हाथों में लेकर समंदर में उतर गए और समंदर के अंदर ही अंदर तैरते जहाज़ के पास पहुंच गए। पिछली तरफ से वो जहाज़ के ऊपर चढ़ गए। मारिया उस वक्त अपने कैबिन में बैठी आराम कर रही थी। आदमखोर वहशी जहाज़ के अरशे पर आकर इधर उधर तलाशी लेने लगे। मारिया ने अरशे पर कदमों और बातों करने की आवाज़ सुनी तो बाहर आकर क्या देखती है कि जजीरे के वहशी अजीब जुबान में बातें करते इधर उधर फिर रहे हैं। वो शशदर रह गई कि जिस जजीरे को वो लोग बेआबाद समझ रहे थे वहाँ वहशी आबाद हैं और कितने मक्कार हैं कि जहाज़ के ऊपर चुपके से चढ़ आए। मारिया का ख्याल एकदम नाग और अंबर की तरफ चला गया कि खुदा जाने उनका क्या हशर हुआ होगा। जाहिरी बात है कि उनको भी इन्होंने कैद कर लिया होगा। मारिया कैबिन से निकलकर जहाज़ के जंगले के पास आ गई। यहाँ एक वहशी कप्तान के कैबिन से निकाली हुई एक लकड़ी के संदूकची को तोड़ रहा था। मारिया ने सोचा कि इन लोगों को खौफजदा करना चाहिए, खौफजदा होकर ये भाग जाएंगे। मारिया ने जोर से चीख मारी। वहशी उछलकर समंदर में गिर पड़ा। दूसरे आदमखोर चीख की आवाज़ सुनकर अरशे की तरफ दौड़े। मारिया ने एक और चीख मारी। वहशी सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। मारिया ने ज़मीन पर से एक लकड़ी उठाकर जोर से एक वहशी के सर पर दे मारी। वो सर को पकड़कर समंदर की तरफ भागा और जंगले पर से कूद गया। मारिया ने ऊंची चुड़ैलों जैसी आवाज़ में कहा, भागो भागो। आदमखोर वहशी बेहद वहम परस्त होते हैं। उन्होंने जो एक चुड़ैल की आवाज़ें और चीखें सुनी तो डर गए और देखते देखते समंदर में कूद गए और जजीरे की तरफ तैरने लगे। अब मारिया ने सोचा कि अंबर और नाग का पता करना चाहिए कि वो बेचारे किस हाल में हैं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। मारिया ने जहाज़ के ऊपर से रस्सा लटकाया और समंदर में उतर आई। पानी घुटने घुटने तक था। वो समंदर के पानी में से होती जजीरे पर आ गई। आदमखोर भागकर नारियल के झुंडों में गायब हो गए। मारिया ने जंगल में अंदाजे के मुताबिक उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ उसके ख्याल में अंबर और नाग गए थे। जंगल काफ़ी घना था। नारियलों के अलावा दूसरे गुंजान और घने दरख्त उगे हुए थे। झाड़ियाँ इतनी ज्यादा थी कि बड़ी मुश्किल से मारिया को रास्ता मिल रहा था। वो पौधों और पत्तों को इधर उधर करती आगे बढ़ रही थी। वो नज़र तो नहीं आ रही थी मगर जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी वहाँ से झाड़ियाँ इधर उधर हट रही थी। उस वक्त अगर कोई उसे देख लेता तो वो डर कर भाग जाता कि अगर वहाँ कोई आदमी नहीं तो ये झाड़ियाँ और पौधे अपने आप वहाँ से कैसे हटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अंबर और नाग भी जंगल में चले जा रहे थे मगर वो बहुत दूर थे। उनके दाएं बाएं आदमखोर जंगली भी छुप कर चले जा रहे थे ताकि जो ही वो दोनों गड्ढे में गिरें उन्हें फौरन काबू में कर लिया जाए। अंबर और नाग बातें करते चले जा रहे थे। अंबर कह रहा था यहाँ कहीं भी कोई जंगली नहीं रहता, हद हो गई, ऐसा जजीरा बेआबाद तो नहीं रह सकता। नाग बोला, मैं भी हैरान हूँ। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें इस जजीरे पर कुछ दूर ठहर जाना चाहिए। यहाँ पानी के चश्मे हैं और फलदार दरख्त भी हैं। हम यहाँ कुछ रोज़ आराम करने के बाद आगे चल पड़ेंगे। नाग कहने लगा, मगर यहाँ से आगे जाएंगे कहाँ? हमें तो समुद्री रास्ते का कोई भी इल्म नहीं है। अंबर बोला, हमें यहाँ भी सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते, आखिर एक न एक दिन यहाँ से कूच करना ही पड़ेगा। इसी तरह बातें करते करते वो उस जगह पहुँच गए जहाँ आदमखोरों ने ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर ऊपर घास डाल रखा था। वो बेख्याली में चलते जा रहे थे कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ उनके लिए जाल बिछाया गया है। जब वो ख़तरनाक जगह पर पहुँचे तो एकदम गड्ढे के अंदर गिर पड़े। नीचे गिरते ही वो उठे और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यहाँ ज़रूर वहशी लोग रहते हैं। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है उन्होंने जंगली जानवर पकड़ने के लिए जाल बिछाया होगा जिसमें गिरकर हम फंस गए। अंबर बोला, यहाँ कौन से जंगली जानवर हैं? और फिर इतना बड़ा जंगली जानवर तो कोई भी यहाँ नहीं होगा जितना बड़ा ये गड्ढा खोदा गया। नाग ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि जाल हमें फांसने के लिए बिछाया गया? मेरा तो यही ख्याल है। अभी वो बातें कर रहे थे कि गड्ढे के ऊपर आदमखोर वहशी तीर कमान और नेज़े लेकर नमदार हुए। वो कहके लगा रहे थे और रक्स कर रहे थे। एकदम से 6-7 वहशी गड्ढे में कूद पड़े और उन्होंने अंबर और नाग को रस्सियों में जकड़कर बाहर निकाल लिया। वहशियों के सरदार ने गूंजदार आवाज में कहा, इनको झोंपड़ों के बाहर ले आओ। वहशी अंबर और नाग को घसीटते हुए जंगल के दरमियान एक ऐसी जगह ले आए जहां आदमखोरों के झोंपड़े थे। उन दोनों को दरख्तों के साथ बांध दिया गया और उनके इर्द गिर्द लकड़ियां चुन दी गईं। अंबर समझ गया कि ये आदमखोर हैं, इन्हें भून कर खाने की तैयारियां हो रही हैं। अंबर ने कहा, नाग तुम क्या सोच रहे हो? उस वक्त अपनी जौन बदलोगे जब हमारे इर्द गिर्द आग लगा दी जाएगी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इन आदमखोर वहशियों पर रहम आता है। सोच रहा था कि शायद इन्हें अकल आ जाए और ये हमें जलाने से बाज आ जाएं। अंबर ने कहा, पागल हो गए हो? कभी वहशी इंसान को भी अकल आ सकती है? जल्दी से सांप की जौन बदलो, मैं तो जिंदा रहूंगा, तुम जल जाओगे। नाग बोला, बहुत बेहतर, मैं अभी इन लोगों को इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ। ये कहकर नाग ने जोर से लंबा सांस खींचा। जब उसने सांस बाहर निकाला तो वो स्याह काला सांप बन गया था। आदमखोर वहशियों ने जब देखा कि दरख्त के पास आदमी की जगह सांप आ गया है तो वो बड़े बड़े डेले फाड़कर देखने लगे। सरदार ने कहा, ये जादूगर हैं, ये जादूगर हैं, इनको आग लगा दो, सांप का सर कुचल दो।
लेकिन सांप सब कुछ सुन रहा था। सांप ने एक आगे बढ़कर एक आदमखोर को डस दिया और वो उसी जगह गिरा और मर गया। दूसरे वहशी परे परे हट गए। सांप पुकारता उनकी तरफ आया। सरदार तलवार लेकर सांप की तरफ बढ़ा। सांप जल्दी से झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। सरदार ने चीख मारी, इस शख्स को आग लगा दो, ये भी जादूगर है। वहशी आदमखोर पत्थर रगड़कर लकड़ियों को आग लगाने लगे। इस अरसे में मारिया भी वहां पहुंच गई। उसने जब अमर को दरख्त के साथ बंधे और आदमखोर को आग लगाते देखा तो भागकर वहां आई और आग लगाने वाले आदमखोर के सर पर पत्थर उठाकर जोर से मारा। आदमखोर सर पकड़कर चकराया और जमीन पर तड़पने लगा। दूसरे वहशी को मारिया ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसकी गर्दन कटकर अलग जा गिरी। अब तो वहशी डर गए, मगर सरदार ने हुक्म दिया कि दरख्त के साथ बंधे हुए जादूगर के टुकड़े उड़ा दिए जाएं। जो ही वहशी उसकी तरफ बढ़े, मारिया ने 2 आदमियों को उसी जगह ढेर कर दिया। सांप ने पीछे से आकर बाकी 2 आदमखोरों को डसकर हलाक कर दिया। वहां एक पल के अंदर अंदर 6-7 आदमखोरों की लाशें बिछ गईं। मारिया ने सरदार के करीब जाकर तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। मैं इस जजीरे की रूह हूं। चलो चलकर इस शख्स को अपने हाथ से खोलो। सरदार थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसे आवाज़ आ रही थी मगर शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। वो जंगल की रूह से डरने लगा। जजीरे की मुकद्दस रूह, मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी जाकर इस शख्स को आज़ाद करता हूँ। सरदार ने आगे बढ़कर अंबर को आज़ाद कर दिया। दूसरी जानिब से नाग भी असली रूप धार कर वहाँ आ गया। मारिया परे हटकर बैठ गई। अंबर ने सरदार से कहा, तुम अहमक सरदार हो। अब तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि इस जजीरे के मालिक हम लोग हैं। अगर हम चाहें तो तुम सब वहशियों को एक पल में ख़त्म कर सकते हैं, मगर हमने तुम्हें माफ़ किया। आदमखोरों के सरदार ने अंबर और नाग के सामने सर झुका दिया। ए मुकद्दस देवताओं, इस जजीरे के कबीले का सरदार तुम्हें सलाम करता है। हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सरदार को सर झुकाए देकर बाकी वहशियों ने भी सर झुका दिए और अंबर और नाग की शान में नारे लगाए। इतनी देर में वो वहशी भी पहुंच गए जिनको मारिया ने जहाज से मार भगाया था। उन्होंने भी बताया कि जहाज पर कोई रूह आ गई है। अंबर ने सरदार से कहा, हम अपने जहाज के साथ इधर आ निकले। हमारे जहाज पर रूहों के देवताओं का बसेरा है। हम लोग देवता हैं, हमारे साथ इस जजीरे की रूह भी है। सरदार ने अदब से कहा, हम जजीरे की रूह और तमाम देवी देवताओं को सलाम करते हैं। हमारे लिए जो हुक्म है हमें बताओ, उस पर हम अमल करना अपना फर्ज समझेंगे। अंबर और नाग की वहशियों ने बड़ी ज़बरदस्त दावत की। ज़मीन पर केले के पत्ते बिछाकर उन पर किस्म किस्म के लजीज और मीठे जंगली फल चुन दिए। मारिया भी उनके साथ बैठ गई। उन्होंने बड़े मज़े से दावत उड़ाई। बाद में जंगली लोगों ने अपने रक्स पेश किए। शाम होने से पहले अंबर और नाग मारिया को साथ लेकर जहाज़ पर वापस आ गए। सरदार भी उनके साथ आया जहाज़ तक। अंबर ने सरदार को जहाज़ में बुलाया और कैबर में ले जाकर उसे कहवा पेश किया और कहा, देखो सरदार, हम किसी न किसी तरह समंदर में रास्ता भूल गए हैं। हमें ये बता दो कि यह जगह कौन सी है, ये जजीरा किस मकाम पर है और यहाँ से जापान का मुल्क कितनी दूर है। अंबर की बात सुनकर सरदार हंस पड़ा। मुकद्दस लोगों, तुम बड़े भोले हो। तुम लोगों ने अगर जापान की तरफ सफ़र करना है तो फिर तुम बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हो। एक तरह से तुम जापान के रास्ते समंदर में दाखिल हो चुके हो। हमारा जजीरा जापान के मुल्क का सबसे पहला जजीरा है, मगर ये बेआबाद है। यहाँ से जापान ज़्यादा दूर नहीं। अंबर और नाग खुशी से एक दूसरे को देखने लगे तो क्या वो जापान के समंदर में पहुँच गए थे। मारिया भी बड़ी खुश हुई। नाग ने पूछा, बादबानी जहाज़ पर हम सफ़र करें तो कितनी देर में जापान पहुँच जाएंगे। सरदार ने कहा, अगर आप लोग दिन रात सफ़र करते रहें और हवा मुवाफिक रही तो आप चौथे रोज़ सुबह को जापान की सबसे बड़ी बंदरगाह क्यूशू पहुँच जाएंगे। ये खबर सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। कहाँ तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। खुदा जाने अभी उन्हें कितने अरसे और समुद्र में भटकना पड़ेगा। और अब उन्हें यह खुशखबरी सुना दी गई कि वो 4 रोज़ के बाद अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। दूसरी रात उन्होंने अपने जहाज़ पर सरदार और उसके साथियों की दावत की। जहाज़ पर सब्ज़ केले के पत्ते बिछाकर वहाँ खाने और फल सजा दिए गए। वहशियों ने खूब पेट भर कर खाया। मारिया ने कुछ खाने खुद पकाए थे। आधी रात तक ये महफिल जारी रही। फिर एक एक करके सारे लोग वापस जजीरे पर चले गए। जहाज़ पर अंबर और नाग और मारिया रह गए। उनका ख्याल था कि सुबह को वहाँ से सफ़र करेंगे। दिन चढ़ा तो अंबर ने सरदार से मिलकर जहाज़ पर पानी और फल का इतना ज़ख़ीरा रखवा लिया जो उनके लिए महीना भर काफ़ी था। सिर्फ इस ख्याल से कि अगर ऐसा इत्तेफाक हो गया कि तूफ़ान की वजह से जहाज़ भटक गया तो उन्हें पानी वगैरह मिल जाया करे। जहाज़ के बारमान खोल दिए गए। अंबर और नाग ने सरदार से हाथ मिलाया। सरदार और उसके साथियों ने झुककर सलाम किया। लंगर उठा दिया गया। लंगर के उठते ही बादबानों में हवा भर गई और जहाज़ जजीरे के साहिल से खुले समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वहशी लोग जजीरे की रेत पर रक्स कर रहे थे और हाथ उठा उठाकर सलाम कर रहे थे। जब तक अंबर और नाग को वहशी नजर आते रहे वो रक्स करते रहे। उसके बाद वो निगाहों से ओझल हो गए और जहाज़ गहरे समंदर में आ गया। खुले समंदर में आते ही उन्होंने जहाज़ को सूरज के हिसाब से एक खास रुख पर डाल दिया। उसका हिसाब वहशियों के सरदार ने अंबर को बताया था। बादबानों की रस्सियाँ एक खास हद तक खींचने से जहाज़ मशरिक की तरफ समंदर के उस इलाके की तरफ रवाना हो गया जिधर जापान का साहिल था।
सारा दिन जहाज चलता रहा। मौसम बड़ा खुशगवार था, धूप खूब चमक रही थी, समंदर बड़ा पुरसुकून था। जहाज एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। अंबर और नाग जहाज के अर्शे पर बैठे हुए थे, समंदर का नज़ारा भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है अगर मौसम खुशगवार रहा और समंदर पुरसुकून रहा तो हम तीसरे रोज़ जापान की बंदरगाह क्यूशू में होंगे। मुझे यकीन है कि मौसम खुशगवार रहेगा। आमतौर पर इन दिनों तूफ़ानों का जोर थम जाया करता है। जो तूफ़ान आते थे वो आ चुके। मारिया ने कहा, सवाल यह है कि हम जापान जाकर कहाँ रुकेंगे। अंबर हंस पड़ा। हमारी बहन भी कितनी भोली है। पहले हमें ये बताओ कि कभी सफ़र पर जाते हुए किसी नए मुल्क में दाखिल होते हमने सोचा है कि हम कहाँ ठहरेंगे और किस जगह रात बसर करेंगे। नाग बोला, वो सफ़र ही किया जिसमें ये पहले तय कर लिया जाए कि कहाँ जाकर ठहरना है और किस जगह जाकर रात बसर करनी है, किस मकाम पर जाकर रात का खाना खाना है। सफ़र तो मतलब ये है कि बस चलते चले जाओ, जहाँ रात पड़े सो जाओ, जहाँ दिन चढ़े उठकर फिर सफ़र शुरू कर दो। मारिया ने कहा, यह तो ठीक है, मगर आप शायद भूल गए कि जापान जादूगरों का मुल्क है। वहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं और वहाँ कबीलों की बादशाहत है। ऐसे बादशाह हुकूमत करते हैं जो एक शहर के मुल्क में रहते हैं। गरीबी बेहद है और डाकू भी कदम कदम पर मिलते हैं। अंबर फिर हंस पड़ा। तो क्या हुआ बहन, क्या हमें पहले कभी डाकुओं और जालिम बादशाहों से पाला नहीं पड़ा? ये बातें तो हम करते ही आए हैं। हमारा मकसद जापान की सैर करना, वहाँ घूम फिर कर वहाँ की तारीख से वाकिफ़ होना, वहाँ के लोगों से मिलजुल कर उस मुल्क के लोगों के हालात मालूम करना, और बस। हमें जादूगरों से भला क्या काम? मारिया ने कहा, हमें तो जादूगरों से कोई काम नहीं, मगर वो ज़रूर हमारा पीछा करेंगे। हो सकता है किसी जादूगर को अपने जादू के ज़ोर से मालूम हो जाए कि हम तीनों खुफिया ताकत रखते हैं, फिर वो हमारी जान के दुश्मन बन सकते हैं। अरे पगली, हमारी जान के दुश्मन बनकर वो क्या कर लेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। नाग बोला, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, मगर सुना है कि जापान के जादूगर बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो क्या हुआ, हम भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इसलिए कि हम में जुर्रत और बहादुरी भी है, और बहादुरी के आगे किसी जादूगर का जादू नहीं चलता। जादू चलता ही कमज़ोर पर है। बहादुर और दलेर आदमी पर जादू का ज़रा सा भी असर नहीं होता। ऐसी ही बातें करते दिन गुजर गया। फिर दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज़ वो सो गए। चौथे रोज़ वो सोकर उठे तो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि वो दूर उफ़क़ के पास जापान का साहिल देख रहे थे। दूर उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो एक मुद्दत की दरबदरी के बाद आखिर अपनी मंजिल पहुंच गए। ये साहिल जापान की सबसे बड़ी और मशहूर बंदरगाह क्यूशू का था। दोपहर के वक्त वो क्यूशू की बंदरगाह में दाखिल हो गए। वो अपना जहाज़ लेकर बंदरगाह में नहीं आ सकते थे। इस तरह वहाँ हुकूमत के सिपाहियों को उन पर शक पड़ सकता था। वहाँ का बादशाह एक अजीबो गरीब मुसीबत में पड़ा हुआ था। बादशाह का बेटा बीमार था। बादशाह ने अपने बेटे को शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक महल में रखा था। यहाँ खुली आबोहवा में बिस्तर पर पड़ा रहता। बादशाह की मलका मर चुकी थी। पहाड़ी के महल पर शहजादा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। हकीमों ने उसे कह दिया कि वो चंद दिन का मेहमान है और जल्द मर जाएगा। बादशाह को अपने बेटे का बेहद गम था। उसके मरने के बाद सल्तनत संभालने वाला कोई न था। बादशाह का एक वजीर था। ये वजीर बड़ा मकार और साजिशी था। दरअसल शहजादे को बीमारी भी उसी वजीर की वजह से लगी थी। वजीर ने फौज के सिपा सलार को भी मिला रखा था। सिपा सलार को उसने ये लालच दिया कि वो उसे अपना वजीर बनाएगा और उसके बेटे को सिपा सलार बना देगा। जिस वक्त अंबर और नाग वगैरह केशू में दाखिल हुए तो वहाँ का बादशाह कब्ज़दा था। शहजादा पहाड़ी वाले टीले पर मौत और ज़िंदगी के दरमियान जंग कर रहा था और वजीर उसे खाने में बराबर जहर मिलाकर दे रहा था। अंबर और नाग के पास सोने की अशरफियाँ थी, इसलिए वो एक शहर की सराय में उतर गए। यहाँ उन्होंने अपने एक शानदार कमरा लिया, जहाँ बिस्तर जमा लिया। रात को सोकर उठे तो बड़े ताज़ादम थे। सफ़र की सारी थकन उतर चुकी थी। वो दोनों शहर की सैर को निकल आए। मारिया को उन्होंने कमरे में छोड़ दिया। मारिया खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उसके सर में अभी तक जहाज़ के समुद्री सफ़र की वजह से हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। क्यूशू शहर के बाजार और गली कूचे काफ़ी हद तक मुल्क चीन से मिलते जुलते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ ज़बान दूसरी बोली जाती और चीन की तरह ये शहर साफ़ सुथरा नहीं था। यहाँ गंदगी बहुत थी। गलियों में सफाई का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। मकान भी पुराने और बोसीदा से थे। लोग अलबत्ता बड़े खुश थे और अच्छे अखलाक से पेश आते। गरीबी भी ज़्यादा थी। दोनों भाई सैर करते करते शहर से बाहर आ गए। यहाँ एक झील थी जिसमें एक कश्ती पड़ी थी। अंबर और नाग कश्ती में सवार हो गए और झील की सैर करने लगे। सैर से फारिग होकर वो झील से बाहर आए। अंबर ने कहा, झील बड़ी खूबसूरत है। नाग भाई देखो, इसमें कितने बेशुमार कमल के फूल खिले हैं। हाँ अंबर, इसका पानी भी गहरा नीला है, मगर वो इमारत कौन सी है? नाग ने एक तरफ इशारा किया। झील के पास ही एक ज़रा फासले पर जगह टूटा हुआ गुंबद सा बना था। अंबर और नाग उस पुरानी इमारत के पास आ गए। मालूम होता था कि किसी ज़माने में कोई पुराना किला होगा। दीवारें गिर चुकी थी, सिर्फ एक गुंबद और उसके टूटे फूटे 2-4 सतून बाकी रह गए। जगह जगह पुरानी ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। अंबर ने कहा, कोई तारीखी इमारत मालूम होती है? नाग बोला, हाँ, जापान की तारीख भी काफ़ी पुरानी है। वो गुंबद के नीचे आ गए। यहाँ संगे मरमर का फर्श
एक जगह से उखड़ा हुआ था। यहाँ बेशुमार जंगली झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए थे। अंबर ने संगे मरमर के टूटे हुए फर्श को देखकर कहा, यह बड़ा कीमती पत्थर है नाग, मैंने इस किस्म का पत्थर कदीम मिस्र के शाही महलों में देखा है। नाग ने एक पत्थर उठाया तो दूसरा पत्थर जरा खिसक गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया तो वहां एक सुराख दिखाई दिया। नाग ने कहा, यह सुराख कैसा है? मालूम होता है यहाँ कोई खुफिया गार है। अंबर बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब उन्होंने पत्थरों को परे हटाया तो नीचे पत्थर की पुरानी सीढ़ियाँ किसी नामालूम तहखाने को उतर रही थीं। अरे यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ज़रूर इसके नीचे कोई खुफिया गार या तहखाना है। क्या ख्याल है नीचे चलकर देखा जाए? नाग ने कहा, भाई इसकी क्या ज़रूरत है, मारिया सराय में बैठी है। हम ख्वामख्वाह किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए तो मारिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। अजनबी देश है, वो यहाँ अकेली रह जाएगी, फिर किसी वक्त आकर उसे देखेंगे। अंबर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने उसी तरह गार के ऊपर संगे मरमर की सिलें रख दी और वापस सराय की तरफ चलना शुरू कर दिया। उधर मारिया कमरे में अकेली लेटी हुई थी। कमरा सारे का सारा खाली था। वो चूंकि गायब थी इसलिए किसी को नजर नहीं आ रही थी। अब हुआ ये कि सराय में उतरने के साथ ही वहाँ के दो मशहूर चोरों को खबर मिल गई कि सराय में दो बड़े सौदागर उतरे हैं जिनके पास सोने की अशरफियों से भरा थैला है। चोरों ने सराय के नौकर से बात की और कहा, हम तुम्हें 10 सोने की अशरफियाँ देंगे, हमें वो कमरा बताओ जहाँ मुल्क चीन से आए हुए सौदागर उतरे हैं। नौकर चोरों को उस कमरे के बाहर ले गया जिसके अंदर मारिया लेटी हुई थी। नौकर चला गया। चोरों ने लोहे की लंबी सुलाख डालकर दरवाजे की कुंडी को जड़ से उखाड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मारिया तो हैरानी से उन दोनों चोरों को देखती रही। वो उन्हें पूछ भी नहीं सकती थी वो कौन है, क्या करने आए हैं। वैसे इतना समझ गई कि वो दोनों चोर हैं और चोरी की नीयत से अंदर आए हैं। चोरों ने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। एक चोर ने कहा, जल्दी से ये मालूम करो कि सोने की अशरफियों से भरा हुआ थैला कहाँ है, अभी मालूम किए देता हूँ। और दूसरे चोर ने अंबर और नाग के मुख्तसर सामान को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। मारिया ये सब कुछ कोने में चटाई पर लेटी देखती रही और खामोश रही। पहले वाले चोर ने कहा, यार जल्दी से पता करो अशरफियाँ कहाँ हैं, अगर ये देर हो गई तो सौदागर वापस आ जाएंगे और हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। दूसरा चोर बोला, यार क्या करूँ, कम बख्तों ने अशरफियाँ मालूम नहीं किस जगह छुपा रखी हैं। फिर उसने एक संदूक को उल्टा किया तो अंदर से अशरफियों से भरा हुआ थैला बाहर आकर गिरा। चोरों की बाछें खिल गईं। उन्होंने खुश होकर एक दूसरे को देखा। वो मारा उस्ताद, अशरफियाँ तो मिल गईं, चलो अब यहाँ से भाग चलो। वो अशरफियों से भरा हुआ थैला लेकर वहाँ से भागने ही वाले थे कि मारिया उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में पीतल का एक भारी गुलदान था। उसने पीछे से आकर गुलदान जोर से चोर के सर पर मारा। चोर ने बुखलाकर पीछे देखा, पीछे कुछ नहीं था। मारिया ने दूसरे चोर के सर पर भी जोर से गुलदान दे मारा। दोनों सर को पकड़ कर एक दूसरे को देखने लगे। एक चोर ने दूसरे से कहा, ये क्या हुआ उस्ताद? भूत, यहाँ भूत है। मारिया ने जोर से कहा, चीख मारी, मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। यह आवाज़ तो उन चोरों पर बिजली बनकर गिरी। भागो भूत! और दोनों चोर शर्फियों से भरा हुआ थैला उसी कमरे के फर्श पर फेंक कर दरवाज़ा खोलकर ऐसे भागे कि फिर पलट कर देखा भी नहीं। मारिया ने शर्फियों वाला थैला उठाकर दोबारा संदूक में रख दिया और दरवाजे को बंद करके चटाई पर लेट गई। वो अंबर और नाग का इंतजार करने लगी। अंबर और नाग उस वक्त सराय के मालिक के पास बैठे उसके क्योशो के बारे में बातें कर रहे थे। सराय के मालिक ने बताया कि क्योशो एक खूबसूरत शहर है और बादशाह की नेकी और अच्छे सलूक की वजह से लोग बड़े खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अंबर ने कहा, शहर से बाहर जो खुद पुराना खंडर है वो किस इमारत का है? सराय वाले ने कहा, वो झील किनारे। हाँ वही। सराय वाला बोला, वो एक पुरानी इमारत है, कहते हैं किसी ज़माने में वहाँ एक आलीशान महल होता था जहाँ क्योशो की मलका अपने बादशाह के साथ रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि संगदिल वजीर ने बादशाह को कत्ल करके उसकी लाश तहखाने में दफन कर दी और ख़ुद तख्त पर कब्जा कर लिया। उसने मलका को भी कैद करके उसी तहखाने में डाल दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। बेचारी दुखियारी मलका ने अपनी सारी ज़िंदगी बादशाह की कब्र पर गुजार दी और आखिर एक दिन उसी कब्र के पास मर गई। वजीर के हुक्म से मलका की लाश को तहखाने में बादशाह की कब्र के साथ दफन कर दिया गया। आज भी कहते हैं कि चांदनी रातों में कभी कभी मलका की रूह के रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ अब सिवाय चोरों डाकुओं के और कोई नहीं जाता। नाग ने पूछा, क्या यह सच है? सराय का मालिक बोला, हमें यही सुनने में आया है, लोग उधर जाते हुए डरते हैं, मगर कुछ लोगों ने अपने कानों से वहाँ चांदनी रात में मलका के रोने की आवाज़ें सुनी हैं। अंबर ने कहा, बड़ी दर्द अंगेज़ कहानी है, बेचारी मलका के साथ बड़ा जुल्म हुआ। सराय के मालिक ने बताया, हाँ, और अब शायद यही कहानी दोहराई जा रही है। अब भी क्योशो की मलका मर गई है, वजीर ने उसे मरवा दिया और अब वो बूढ़े बादशाह और उसके शहजादे को मरवा रहा है। उन दोनों को जहर दे रहा है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएं, किसी को शक ना हो और वो ज़बरदस्ती तख्त पर कब्जा करके गद्दी संभाल ले। नाग ने पूछा, क्या बादशाह को इस साजिश की खबर नहीं? बेचारा बादशाह बेहद नेक और भोला है, उसे क्या खबर हो सकती है कि उसे और उसके लखते जिगर को खाने में आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा है। देवता हम पर रहम करें। सराय का मालिक अपने काम में लग गया। अंबर और नाग को रियासत क्योशो के शाही महल के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। वो दोनों वहाँ से उठकर अपने कमरे में आए।
तो मारिया ने उन्हें बताया कि चोर दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए थे और अशरफियाँ चुरा कर ले जाने वाले थे कि उसने उन्हें गुलदान मार मार कर भगा दिया। अंबर और नाग बड़ा हंसे और मारिया की बहादुरी की दाद देने लगे। फिर उन्होंने मारिया को झील किनारे वाले गुंबद और बादशाह के बारे में जो कुछ सुना था वो सब बता दिया। मारिया ने मलका की दुखी रूह के बारे में सुनकर दर्द भरे लहजे में कहा, जी चाहता है अब के चांदनी रात में जाकर मलका की रूह से मुलाकात करूं। अच्छा भाई, अब तो खाने का वक्त हो गया है, फिर सोचेंगे। लेकिन मारिया ने फैसला कर लिया कि वो चांदनी रात में गुंबद के खंडर में जाकर मरी हुई मलका की गमगीन रूह से ज़रूर मुलाकात करेगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।